of Business Regulatory Framework subject. Unit 3 is what we are dealing with, Indian Contract Act 1872, special contracts. Today, friends, we are going to start with a new chapter called agency. So let's have an idea of the agency, and we will have today's session the topic based on define agency, discuss different methods of creation of agency. That is what we are going to discuss in today's session. That what is agency, how agency is created, what are its different methods of creation. That is what we are going to discuss. So let's have the introduction of agency. Friends, in modern business, we know becoming complex. The modern business, it is not possible for a person to carry on all the business transactions himself. So thus, circumstances or situations require a businessman to depend upon another person to make transactions relevant with the business. The person who is depending must delegate some of his powers to another. Another person who acts on behalf of a businessman is known as an agent, and the person who gives such authority is called principal. And the contract by which an agent is appointed is called contract of agency. मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि अब बिजनेस करना आसान है भारत के अंदर, प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है पहले से सिंप्लीफाई कर दी गई है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही है, इतना आसान नहीं लगता है। अब एक ही बंदा जो ओनर होता, बिजनेस का जो ओनर होगा बंदा जिसने स्टार्ट करना है बिजनेस, अब वो हर जगह तो नहीं दौड़ सकता, वो अकेला हैंडलिंग नहीं कर पाएगा। ही इज नॉट एबल टू ट्रांजेक्ट अलोन अंडर द बिजनेस। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मिस्टर एक्स हर जगह नहीं भाग पाएगा, हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, वहाँ डिपेंडेंसी आ जाती है सर कि भाई दूसरे आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा, मैं हर जगह अकेला नहीं दौड़ सकता। आई वॉन्ट सम पर्सन्स, पर्सनल चाहिए मुझे, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ही मस्ट डेलीगेट सम ऑफ हिज पावर्स टू अनदर, जो पावर्स उसके पास है, ओनर के पास है, उसमें से थोड़ा सा पावर वो अदर पर्सन को उसको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो हमें हेल्प चाहिए वो किसकी चाहिए सर? एजेंट। एक एजेंट व्यक्ति है जिसे हम अपॉइंट कर सकते हैं, जो मालिक की जगह दौड़ेगा, काम करेगा। The another person who acts on behalf of a businessman is known as an agent. जो बिजनेसमैन के लिए काम करेगा, बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे एग्जैक्टली हम प्रिंसिपल कहते हैं, मालिक, प्रधानकर्ता कहते हैं हिंदी में, एजेंट को हम अभिकर्ता कहते हैं हिंदी में। तो जो मालिक है, उस मालिक की जगह पे जो काम करेगा, जो एक्टिविटी करेगा, उसके बिहाफ पे करेगा, उसे हम एजेंट कहेंगे। जहाँ जहाँ प्रिंसिपल नहीं जा पाएगा, जहाँ जहाँ प्रिंसिपल का काम नहीं होगा, वहाँ एजेंट काम कर लेगा प्रिंसिपल की जगह पे। और द पर्सन हु गिव्स सच अथॉरिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो ऐसी अथॉरिटी देने वाला बंदा है उसे हम मालिक कहेंगे, प्रधानकर्ता कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच एन एजेंट इज अपॉइंटेड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी तभी बनेगी जहाँ पे एजेंट की अपॉइंटमेंट। जो प्रिंसिपल है, जो प्रदान करता है, जो मालिक है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे एजेंसी स्टार्ट करनी है। बिजनेस को भी हम एजेंसी कह सकते हैं अगर उस बिजनेस के अंदर कम से कम दो व्यक्ति हो, जहाँ पे हमें पता चले कि एक प्रिंसिपल है, मालिक है, और एक एजेंट की अपॉइंटमेंट की गई हो जो प्रिंसिपल की वती पे काम करेगा, ऑन हिज बिहाफ ही इज एक्टिंग। वेयर द एजेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, at that place we can say that there is a contract of agency between the two parties called agent and principal. डेफिनेशन में भी कुछ ऐसी बात की गई है, बाय मिस्टेक बेलमेंट लिख दिया है हमने, लेट मी रेक्टिफाई इट।
Definition of agency. चलिए, सो डेफिनेशन ऑफ एजेंसी देखते हैं। एजेंसी की डेफिनेशन अगर दोस्तों आपको पूछी जाए तो पहले आपने उसके अंदर एजेंट और प्रिंसिपल समझाना है। दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसे एजेंसी कहते हैं। पहले समझ लेते हैं। जो अभी चर्चा की इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट वही बातें हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अब सेक्शन वाइज चर्चा कर रहे हैं, लीगल चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विथ थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी से जो भी व्यवहार करना है, जिस व्यक्ति के लिए व्यवहार करना है, उसके बिहाफ पे व्यवहार करना है, जिसकी अपॉइंटमेंट की गई हो, एक तरीके से उसे एम्प्लॉय किया गया है और वो रिप्रेजेंट करने वाला है, इज गोइंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यानी जो काम प्रिंसिपल को करना चाहिए, प्रिंसिपल अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह एजेंट करेगा। उसी के लिए तो एजेंट की अपॉइंटमेंट की जाती है, एम्प्लॉय किया जाता है, उसे नौकरी दी जाती है कि जहां जहां पे प्रिंसिपल काम नहीं कर पा रहा है वहां एजेंट काम कर लेगा। तो एजेंट, he will act on behalf of principal, he will represent on behalf of principal against whom, against third person। जो भी व्यवहार हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, डीलिंग्स हो रही है, वो सब थर्ड पर्सन से हो रही है और वो थर्ड पर्सन के साथ जो व्यवहार करना है वो एजेंट कर लेगा प्रिंसिपल की जगह पे। द पर्सन फॉर whom such act is done, person for whom such act is done or who is so represented is called the principal। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, मालिक। जिसके लिए एजेंट एक्ट, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है सर, उसे हम क्या कहेंगे सर? जिसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, प्रधान करता। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है सर, द रिलेशनशिप बिटवीन देम मींस एजेंट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड एजेंसी। इस तरीके से एजेंसी का निर्माण होता है जब कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए, प्रिंसिपल और एजेंट। जहां प्रिंसिपल एजेंट की अपॉइंटमेंट करता है और एजेंट को क्या करना है सर, ही विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड ही मे रिप्रेजेंट on behalf of principal with third person। So it is clear from the definition that an agent is a connecting link between his principal and the third party। तो agent क्या हो गया सर? एक तरीके से मिडल मैन हो गया, उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दो जन को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक है मालिक और दूसरा है थर्ड पार्टी। X appoints Y to buy a house on his behalf। X is the principal, Y is the agent। The relationship between X and Y is called agency। एक्स जो है, प्रिंसिपल जो है, वो एजेंट की अपॉइंटमेंट करता है और उससे कहता है कि भाई मेरे लिए आप एक मकान खरीदिए। एक तरीके से वाई जो हो गया एजेंट हो गया। एजेंट का यहाँ स्वरूप क्या है? वो ब्रोकर है। क्या है? एक तरीके से ब्रोकर है। तो इस तरीके से उसको हाउस परचेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है। और एक्स जो है यहाँ पे मालिक है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के लिए जो वाई काम करेगा तो वो एजेंट का काम करता है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ सर, उसको हम एजेंसी कहेंगे। अब इसकी मेथड से, हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड, इसकी मेथड्स और मेथड्स की एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से करनी है एग्जाम में। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा गया है। एजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो है क्रिएट, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की रचना कैसे होती है, एजेंसी का निर्माण कैसे होता है, वो समझने की कोशिश करें। द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट मे बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कोई भी स्वरूप में इसका निर्माण हो सकता है, इसकी रचना हो सकती है। पहला तरीका देखते हैं, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो सकती है और उसमें सब जो भी चीजें वो एक्सप्रेस कर देनी है। एक्सप्रेस कैसे होता है, क्या होता है, वो समझते हैं। द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एजेंसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ने क्या अथॉरिटी एजेंट को दी हुई है, किस स्वरूप में दी हुई है, ये समझना जरूरी है। एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, इसका सेक्शन 186। An authority is said to be expressed when it is given by words spoken or written। बोल के दी जा सकती है अथॉरिटी, या लिखित में करार कर दिया जाए, एग्रीमेंट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो सबसे बेटर है। रिटन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इज द बेस्ट एग्रीमेंट, मैं ऐसा मानता हूँ। इफ इट इज एन एक्सप्रेस then it binds the principal for all the acts
डन विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्सप्रेस होगा मीन्स अंदर जो भी एग्रीमेंट के अंदर जो भी रूल्स लिख दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस कर दिए गए हैं, वो सारे के सारे दोनों पार्टीज को बाइंडिंग है, दोनों ने फॉलो करने होंगे। एजेंट ने भी उसी दायरे के अंदर रह के काम करना होगा, दायरा तोड़ना नहीं होगा, उस स्कोप के अंदर रह के काम करना होगा। नॉर्मली a written agreement is the power of attorney executed on a stamp paper in favor of the agent। अब एजेंट को जो भी अथॉरिटी देनी है स्टैम्प पेपर पे लिख के भी दिया जा सकता है कि भाई प्रिंसिपल की जितनी अथॉरिटी है वो सारी की सारी अगर एजेंट को देनी है या उसमें से कुछ देनी है तो वो अगर राइटिंग में हो तो सबसे बेस्ट। कि कभी प्रिंसिपल मान लीजिए आउट ऑफ स्टेशन हो तो उसकी जगह एजेंट काम कर सकता है, साइन कर सकता है कहीं जगह पे। तो ये सारा जो है प्रोविजन करना है वो एक राइटिंग एग्रीमेंट करके कर दिया जाए तो बेस्ट है, और नॉर्मली यही सबसे बेस्ट तरीका है। हियर द एजेंट इज डायरेक्टली अपॉइंटेड, यहाँ उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। जनरली मोस्ट ऑफ द एजेंसी इज क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। यही सही तरीका है एजेंसी क्रिएट करने का, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जो भी आपने शर्तें रखनी है आप एक्सप्रेस कर दो, एजेंट की लायबिलिटी बता दो, एजेंट का दायरा बता दो, एजेंट की अथॉरिटी बता दो, आप उसी के अंदर उसने काम करना है। वो दायरे के अंदर रह के, विद इन द लिमिट्स रह के उसने काम करना, बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम नहीं करना। ये हो गया एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब आता है सर बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एजेंसी इम्प्लाइड एग्रीमेंट के तौर पे भी अब उसका निर्माण हो सकता है, जहां आपने कुछ बोलना नहीं, कुछ राइटिंग में नहीं होगा, लेकिन आपकी हरकतों से आप कह सकते हैं कि भाई हाँ इन दोनों के बीच में एजेंसी की रचना हो चुकी है। सेक्शन 187 के हिसाब से एन एजेंसी में बी इम्प्लाइड when it is to be inferred from the circumstances of the cases, things spoken or written or ordinary course of dealing। नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ दोनों की जो एक्टिविटीज़ है, जो हरकत है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ डीलिंग जिस तरीके से चल रहा है दो पक्षकारों के बीच में, आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या भाई ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे भी आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा इम्प्लाइड एजेंसी किस तरीके से इसकी रचना हो सकती है। यहाँ बोलना नहीं होता है, आप एक्टिविटी जो कर रहे हैं ना उससे पता चल जाता है हाँ भाई ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट। नॉर्मली ऐसा होता है। अरुण एंड वरुण आर ब्रदर्स। अरुण लिव्स इन देहरादून, वरुण लिव्स इन मेरठ। दो भाई हैं अरुण और वरुण, और दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हैं। एक जो भाई है अरुण वो देहरादून में रह रहे हैं, वरुण जो है वो मेरठ में रह रहे हैं। वरुण हैज अ फ्लैट इन देहरादून। अब वरुण मेरठ में तो रहता है लेकिन वरुण का एक फ्लैट देहरादून में भी है जहां अरुण रहता है। अरुण विथ वरुण's नॉलेज लेट आउट हिज फ्लैट। अब मान लीजिए अरुण उसका भाई है, अरुण क्या सोचता है कि मेरे दूसरे भाई का घर, मान लीजिए छोटे भाई का घर, बड़े भाई अरुण भैया है, छोटे भाई वरुण भैया है, तो मेरे छोटे भाई का घर जो है मेरे शहर में ही है, क्यों ना मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूं। तो बड़े भाई ऐसा सोचते हैं, अरुण सोचते हैं कि वरुण का फ्लैट भाड़े पे चढ़ा दूं, और वरुण को ये पता है, दोनों को नॉलेज है इस बात का, अरुण को भी पता है वरुण को भी पता है। अरुण यूज टू रियलाइज द रेंट एंड रिमिट द सेम टू वरुण हु वाज एक्सेप्टिंग द सेम। अब अरुण जो है देहरादून में रहता है तो वहाँ वरुण क्यों जाए रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो वरुण अपने भाई को कह सकता है कि बड़े भैया थोड़ा रेंट कलेक्ट कर लीजिएगा ना और मुझे मेरे अकाउंट में आप थोड़ा ट्रांसफर दे दीजिए। करेगा ही, बड़े भाई है क्यों नहीं करेंगे। तो हियर अरुण इज द इम्प्लाइड एजेंट ऑफ वरुण दो ही हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली अपॉइंटेड। अब दो भाइयों के बीच में थोड़ी ना कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट की जाएगी, करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे दोनों की एक्टिविटी से पता चल रहा है, दोनों जो हरकत कर रहे हैं वहां से पता चल रहा है कि भाई एक भाई जो है एजेंट है, दूसरा प्रिंसिपल। जो सेवा दे रहा है यहाँ पे अरुण सेवा दे रहा है, अरुण देहरादून में जो फ्लैट भाड़े पे लगाया भाई का वरुण का, उसका रेंट कलेक्ट करके अपने भाई को ट्रांसफर दे रहा है, उसके अकाउंट में जमा कर रहा है। तो एक तरीके से जो बड़े भैया है अरुण जो है वो क्या कर रहा है, इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ वरुण। यहाँ पे इम्प्लाइड एजेंसी की रचना हो रही है, यहाँ कुछ भी एक्सप्रेस नहीं है, कुछ भी राइटिंग में नहीं, नथिंग इज एक्सप्रेस्ड। लेकिन भाई ने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन अरुण अगर बिना बोले भी कर दे तो भी सर सही है, और अगर बोला हो और फिर किया तो भी सही है। एक तरीके से यहाँ राइटिंग में कुछ नहीं है, तो दोनों के बीच में इस तरीके से भी एजेंसी की रचना हो सकती है।
अब इम्प्लाइड एजेंसी के वापस दो अलग अलग स्वरूप है, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है इम्प्लाइड एजेंसी की रचना के अंदर दो तरीके। सेकंड में दो तरीके, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और दूसरा है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये समझने की कोशिश करते हैं। इम्प्लाइड एजेंसीज आर ऑफ टू टाइप्स नाउ। फर्स्ट इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, सेकंड इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो पहला वाला समझने की कोशिश करते हैं, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तो ये समझने की कोशिश करते हैं, एजेंसी बाय होल्डिंग इज रिगार्डेड एज ब्रीच ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल। ब्रीच ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल। अब होल्डिंग आउट क्या है पहले ये समझते हैं। होल्डिंग आउट मीन्स falsely leading another to believe something which is true, but in reality it is not true. थर्ड पार्टी के सामने दो व्यक्ति ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जहां से थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है ये प्रिंसिपल लग रहा है, और जो दूसरा बंदा लग रहा है सर वो लग रहा है एजेंट। दोनों का बिहेवियर देख के थर्ड पर्सन ऐसा अनुमान लगाता है, डिसाइड कर लेता है। ये भी इम्प्लाइड ही हुआ, यहाँ कोई राइटिंग में कुछ नहीं है। नथिंग इज इन एक्सप्रेसली डन। यहाँ एक व्यक्ति की सोच है ऐसी, वो ऐसा बिलीव करता है कि भाई ये जो है मुझे प्रिंसिपल लग रहा है, और ये जो दूसरा वाला बंदा है वो मुझे एजेंट लग रहा है। दो दो लोगों का व्यवहार देख के ऐसा शायद लग सकता है, और प्रिंसिपल मना भी नहीं कर रहा होता, हाँ ठीक है आपको जो लग रहा हो। Here in this situation, a prior positive act on the part of the principal leads others to believe that person doing some act on his behalf is doing with his authority. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इसका विरोध भी नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोल रहा है कि मान लीजिए प्रिंसिपल की जगह पे कोई एजेंट काम कर रहा है कुछ छोटा मोटा, तो थर्ड पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि ये बंदा जो है ये प्रिंसिपल है और ये उसको रोक भी नहीं रहा है, तो ये इसका प्रिंसिपल है और ये उसका एजेंट जो उसके लिए काम कर रहा है। यानी प्रिंसिपल ने इसको अथॉरिटी दी हुई है, ऐसा मान लेंगे। ऐसा थर्ड पर्सन मान लेता है, पॉजिटिवली मान लेता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हुए थर्ड पर्सन ने उनको देखा है, तब ऐसा वो मानता है। तो इस तरीके से भी एजेंसी की रचना हो सकती है, जहां थर्ड पर्सन बिलीव करता है दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, और वहां प्रिंसिपल ऐसा मानने से रोक भी नहीं रहा है थर्ड पर्सन। ऐसी सिचुएशन एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। एक्स अलाउस हिज सर्वेंट एक्स अलाउस हिज सर्वेंट टू परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ नियर बाई शॉप and soon after he pays for such goods. Later on, when the servant was not in employment, he buys goods on credit from the same shop. The shopkeeper can recover the price from X because X had held out the servant as his agent on previous occasions. अब यहाँ जो सिचुएशन है ना, ये ज्यादातर हमारी रूटीन लाइफ में हमने देखा हुआ है, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। हम जिस मान लीजिए एरिया में रहते हैं, उस एरिया के अंदर मान लीजिए हमारा एक आलीशान बंगला है, मिस्टर एक्स का मान लीजिए एक बंगला है, और उस बंगले के बाहर निकलते ही वहाँ एक मान लीजिए प्रोविजन स्टोर की दुकान। अब जब जब सर्वेंट को भेजा जाएगा, सर्वेंट को वहां से चीजें परचेस करने की परमिशन दी गई एक तरीके से। देखिए एग्जांपल कुछ ऐसा ही कह रहा है, एक्स अलाउस हिज सर्वेंट टू परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ नियर बाई शॉप एंड सून आफ्टर ही पेज फॉर सच गुड्स। कुछ इस तरीके से रचना हो रही है। एक्स जो है वो प्रिंसिपल है, मालिक है। सर्वेंट जो है यानी कि नौकर, नौकर यहाँ पे एजेंट है। रामू काका ले लेते हैं सर्वेंट का नाम। टू परचेस क्रेडिट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ नियर बाई शॉप, यानी एक शॉप ओनर आ गया, शॉपकीपर आ गया, दुकान वाला। यानी एक तरीके से उधार चल रहा है, उधार दिया जा रहा है, उधार माल ला रहा है, नौकर ला रहा है एक दुकान वाले से। बेच कौन रहा है? मिस्टर एक्स। उधार काम चालू ही है।
उधार लेके आया जा रहा है, हर महीने हिसाब किया जा रहा होगा और पेमेंट कर दिया जाता होगा। इस तरीके से व्यवहार चल रहा है। कहते हैं ना भाई खाते में लिख देना, बस वो खाता चल रहा है। हर महीने हिसाब किया जाता है कि भाई इस महीने का कितना व्यवहार हुआ अपना, तो शॉपकीपर को जाके मिस्टर एक्स पे कर देता है कि भाई मान लीजिए इस महीने में आपका 5,000 का राशन लग गया, 5,000 मिस्टर एक्स शॉप वाले को पे कर देता है। इस तरीके से हिसाब चल रहा था। लेटर ऑन when the servant was not in employment, he buys goods on credit from the same shop। अब वो हो जाता है रामू काका को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन रामू काका क्या करते हैं, जाके उसी दुकान वाले से उधार माल ले रहे हैं। अब दुकान वाले को नहीं पता है शायद कि भाई रामू काका तो नौकरी से निकाल दिया गया है और रामू काका उधार माल लिए जा रहा है। द शॉपकीपर कैन रिकवर, शॉपकीपर को पता नहीं था। शॉपकीपर को तो इतना ही पता है कि भाई रामू काका है, एक्स का एजेंट है, नौकर है, जब भी आएगा मुझे उधार दे देना है। इस तरीके से व्यवहार हो रहे हैं, इस तरीके से एजेंसी की रचना हो रही है। द शॉपकीपर कैन रिकवर द प्राइस फ्रॉम एक्स because had held out the servant as his agent on previous occasions। शॉपकीपर की कोई गलती नहीं है, वहाँ प्रिंसिपल ने शॉपकीपर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि भाई रामू काका यानी जो सर्वेंट है उसको निकाल दिया गया है, और अब अगर आपके पास वो आता है तो आपने उसको उधार माल बिल्कुल भी नहीं देना है। डो नॉट गिव क्रेडिट गुड्स ऑन क्रेडिट टू सर्वेंट। इस तरीके से इंटीमेट करना था, इन्फॉर्म करना था, लेकिन नहीं किया है। तो इस तरीके से शॉपकीपर तो मान लेगा ही हैज हेल्ड आउट कि भाई ये एक्स है, ये प्रिंसिपल है, और ये रामू काका जो है उसके एजेंट है, सर्वेंट यानी कि नौकर एजेंट है। कि इतने व्यवहार हुए, इससे यही पता चल रहा है ये मालिक है, ये नौकर है, और इन दोनों के बीच में एजेंसी की रचना हुई है। एक तरीके से प्रिंसिपल और एजेंट है, एक मालिक है, एक सेवक है, नौकर। तो इसमें शॉपकीपर की कोई गलती नहीं है। शॉपकीपर का जो भी नुकसान हुआ है, मीन्स उसने जो भी उधार माल दिया सर्वेंट को, वो एक्स से रिकवर कर सकता है। ओवर हियर प्रिंसिपल इज लायबल टू, अगर मिले तो। दूसरा तरीका है इम्प्लाइड एजेंसी के अंदर, एजेंसी बाय नेसेसिटी। इमरजेंसी हो, नेसेसिटी हो, तो भी एजेंसी की रचना हो सकती है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होता है। In certain urgent circumstances, the law gives an authority to a person to act as an agent. To act as an agent. The law gives an authority to a person to act as an agent for the benefit of another. For the benefit of another without the prior consent of that another person। मीन्स यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस होंगे, कुछ अर्जेंट सिचुएशन होगी, एक तरीके से कह सकते हैं इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं। यहाँ ऐसी जरूरत की उपस्थिति हुई है कि आपने वहां पे, आप भले एजेंट नहीं हो फिर भी आपने एजेंट वाला काम कर दिया। क्यों एजेंट वाला काम कर दिया? अगर वो एजेंट के तौर पे काम नहीं करेगा वहां पे, तो जिसकी जो चीज है, जो गुड्स, उसमें नुकसान हो सकता है, सामने वाले को लॉस हो सकता है। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, ओवर हियर एजेंट हैज एन अथॉरिटी टू एक्ट। उसे लॉ परमिशन दे रहा है। लॉ गिव्स एन अथॉरिटी टू अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ, और अगर दूसरे को फायदा हो रहा है तो बन सकता है, नुकसान में से उसको बचाने के लिए वो एजेंट वाला काम कर सकता है। भले फिर उसने प्रिंसिपल यानी जिसका माल है, जिसकी ओनरशिप, उससे परमिशन नहीं ली हो तो भी, विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन। यानी आप प्रिंसिपल के लिए एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और आपका एक ही मकसद है कि मुझे प्रिंसिपल को, मालिक को नुकसान में से बचाना है। अगर वो एक्ट नहीं करेगा, एजेंट काम नहीं करेगा, तो हो सकता है प्रिंसिपल को यानी कि मालिक को नुकसान हो सकता है। उसको नुकसान में से बचाने के लिए बिना उसकी परमिशन वो काम कर रहा है, और लॉ भी उसका सपोर्ट कर रहा है। एक ही सिचुएशन में इमरजेंसी हो, तो अर्जेंट सर्कमस्टांसिस हो, तो ही आपने ये काम करना है एजेंट, नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना। सो एजेंसी बाय नेसेसिटी में यही मेन पॉइंट है। द एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। नीचे की शर्तें अगर फुलफिल हो रही है तो एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो, किसी और व्यक्ति को मदद कर सकते हो नुकसान में से बचाने।
ये 3 शर्तों का पालन होना चाहिए। नंबर 1 है, देयर शुड बी रियल इमरजेंसी एंड नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, आप एजेंट हो ही नहीं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से आप प्रिंसिपल की जगह पे, आप मालिक की जगह पे मालिक बन के काम करें। आप हो एजेंट, लेकिन जैसे मालिक करने वाला था वैसे ही आप काम कर रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल विदाउट इज परमिशन, विदाउट इज परमिशन। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस। हो सकता है आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी की हो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आपको मालिक की इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पा रही हो, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, और रीजन जेन्युइन होगा। सो इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। और आखिरी पॉइंट इसमें जो आता है, द एजेंट हैज एक्टेड बोनाफाइड। इन सच सिचुएशन द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। यानी जो भी काम एजेंट ने किया है, एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति जो करते हैं, इंटीग्रेटेड व्यक्ति जो करते हैं, बोनाफाइड व्यक्ति, यानी इज एक्टेड बोनाफाइड मीन्स द दानत शुद्ध नीति के, वो कोई मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करना चाहता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहता है, कोई बेनिफिट नहीं चाहता है अंदर, लेकिन वो यही चाहता है कि जिसकी ये चीजें हैं उसे नुकसान ना हो, उसे नुकसान में से बचाना है। सो ही इज एक्टेड बोनाफाइड। ऑनेस्ट एक्ट करने की बात है, और सामने वाले को नुकसान में से बचाने की कोशिश की जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। सम मिल्क वॉज कंसाइंड फ्रॉम केरला टू मुंबई। सम मिल्क वॉज कंसाइंड फ्रॉम केरला टू मुंबई। The tanker carrying the milk met with an accident. The tanker carrying the milk met with an accident. The milk being perishable was sold by the transporter. The sale is binding upon the principal. In this case, the transporter become an agent by necessity. अब जो दूध का कंसाइनमेंट लेके जाया जा रहा था, और एक एक्सीडेंट हो गया, केरला से मुंबई जा रहा था मिल्क, और एक्सीडेंट हो गया। जिस कैरेज में जा रहा था, मान लीजिए कुछ ट्रक वगैरह में जा रहा होगा, टैंकर कैरिंग द मिल्क मेट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया। मिल्क बीइंग पेरिशेबल, आप तो जानते हैं मिल्क की जो ड्यूरेशन है, जो नेचर है मिल्क का सर, वो पेरिशेबल कमोडिटी में आता है। बहुत ही शॉर्ट स्पेन में ये खराब भी हो जाता है, पेरिशेबल कमोडिटी के अंदर आता है सर। तो ट्रांसपोर्टर को लगा कि भाई ये अगर मैं बेच दूँ जल्द से जल्द तो ही सही रहेगा, अगर मैं इसे नहीं बेचूंगा तो टोटल लॉस हो सकता है, खराब हो जाएगा। द गुड्स विल बी स्पॉइल्ड, इट मे बी डैमेज्ड। सो वहाँ पे वो जो प्रिंसिपल जो इस सिचुएशन में करता, मालिक जो इस सिचुएशन में करता, वही ट्रांसपोर्टर ने किया। ट्रांसपोर्टर यहाँ एजेंट हो गया। द सेल इज बाइंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल। वहाँ पे प्रिंसिपल ने, जो ट्रांसपोर्टर ने जो काम किया है, जो एक्टिविटी की है, तो उसको वो बाइंडिंग होगा, उसका पालन करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को मानना भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ही किया आपने, नहीं तो ये टोटल लॉस हो जाता मेरे लिए। एक तरीके से प्रिंसिपल के बेनिफिट में काम किया होगा ट्रांसपोर्टर ने। और एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पे दूसरा बंदा जो रियल सेंस में एजेंट नहीं है, फिर भी एजेंट बनने की कोशिश की उसने, क्योंकि उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं की कि आप एजेंट हो, आपने ये काम करना है, बल्कि उसने अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है कि ये प्रिंसिपल जो है, जो मालिक है, उसे 1 रुपए का भी नुकसान ना हो, उसके बेनिफिट में काम किया गया है। द एक्ट डन बाय एजेंट ओवर ये इज बोनाफाइड एक्ट। तो दो मेथड कंप्लीट हुए। पहला था एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, दूसरा था एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, और उसके अंदर हमने दो चर्चा की, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब तीसरी मेथड, मेन मेथड पे आ रहे हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन सेक्शन 196 के हिसाब से इसकी चर्चा है। समझने की कोशिश करते हैं पहले रेटिफिकेशन क्या है, व्हाट इज रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मीन्स where acts are done by one person on behalf of another, on behalf of another, but without his knowledge or authority. The acts are done by one person on behalf of another, but without his knowledge or authority. He may elect to ratify or disown such acts. If he ratifies them,
the same effects will follow as if they have been performed by his authority. अब रेटिफिकेशन, पहले शब्द क्या है वो समझना जरूरी है। रेटिफिकेशन का दूसरा नाम कंसर्ट ही है, परमिशन। जो भी काम करें परमिशन लेके करें, परमिशन के बिना कोई काम नहीं करना है। एजेंट को भी यही ध्यान रखना है, वॉट एवर द एक्ट इज डन बाय एजेंट शुड बी विद इन हिज लिमिट। उसको जो लिमिट दी गई उस लिमिट के अंदर ही उसने काम करना चाहिए, लिमिट के बाहर जाके काम नहीं करना। जो भी अथॉरिटी उसे दी गई है उसी अथॉरिटी के अंदर उसने काम करना चाहिए। तो वही बात है, रेटिफिकेशन कौन देगा, कंसेंट कौन देगा, परमिशन कौन देगा? सर प्रिंसिपल विल प्रोवाइड रेटिफिकेशन। जो एक्ट किया गया है वो एक्ट विथ इन द लिमिट, विथ इन द रेंज किया हो तो परमिशन मिलेगी, तो रेटिफिकेशन मिलेगा उस ट्रांजैक्शन का। अगर आपने लिमिट के ऊपर जाके काम किया है, आप एजेंट हो तो एजेंट बन के काम करना है, प्रिंसिपल नहीं बन जाना है। नौकर है तो नौकर रहे तो ही अच्छा है। अगर वो नौकर फिर मालिक बनने की कोशिश करेगा तो सर गड़बड़ हो जाएगी। बेटा बेटा होता है, फादर फादर होता है, सन इज सन, फादर इज फादर। फिर सन फादर बनने की कोशिश करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। Where act are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority। जो भी एक्ट किया जा रहा है दूसरे के लिए किया जा रहा है, कौन करता है ऐसा एक्ट? सर एजेंट इज डूइंग एक्ट फॉर प्रिंसिपल, तो इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है, मीन्स प्रिंसिपल ने उसको जो अथॉरिटी दी एजेंट को, उस अथॉरिटी के अंदर काम करना है। विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट हिज अथॉरिटी काम नहीं करना। यानी प्रिंसिपल को पता होना चाहिए आप क्या एक्ट कर रहे हो, आपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना चाहिए, एक्ट करने से पहले यहाँ परमिशन लेनी चाहिए कि भाई आपने मुझे जो ये माल बेचने के लिए बोला है एज एन एजेंट, आई कैन सेल दिस गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली, सॉरी ऑन कैश ओनली। अगर आपको ये अथॉरिटी दी गई हो तो आपने जो भी चीज़ बेचनी कैश में बेचनी है। आप जो भी व्यवहार करोगे एज एन एजेंट आपने कैश में करना है, और आप क्रेडिट गुड्स बेच के आ जाओगे तो आप प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा तो उसे रेटिफिकेशन देना है इस व्यवहार का या नहीं देना है। सो आप जो भी व्यवहार कर रहे हो एज एन एजेंट आपने अपनी लिमिट के अंदर काम करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन करना है तो आपने पहले परमिशन ले लेनी चाहिए। किन से परमिशन ले लेनी चाहिए? सब प्रिंसिपल से परमिशन लेनी चाहिए कि आपने मुझे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की परमिशन दी, अथॉरिटी दी है। एक बंदा क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करने की बात कर रहा है, क्रेडिट मांग रहा है, क्या मैं ये ट्रांजैक्शन करूं? इस तरीके से पहले ही परमिशन ले लेनी चाहिए। और आप अगर परमिशन लिए बिना अगर ऐसा ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो अब टोटली डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे। इफ ही रेटिफाइज देम द सेम इफेक्ट्स विल फॉलो एज इफ दे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। तो अब उस पर डिपेंड करता है कि इसका रेटिफिकेशन देना है। ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसऑन सच एक्ट्स। आपने अथॉरिटी के ऊपर जाके एज एन एजेंट अगर काम किया है तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा कि उसका रेटिफिकेशन देना है या नहीं देना, उसका कंसर्न देना है या नहीं देना। अगर वो कंसर्न नहीं दे रहा है, रेटिफिकेशन नहीं दे रहा है, तो वहाँ एजेंट पर्सनली लायबल होगा टू द थर्ड पर्सन। अगर कोई भी नुकसान हुआ थर्ड पर्सन को। अगर रेटिफिकेशन दे दिया गया है, कंसर्न दे दिया गया कि मालिक को सही लगा आपने जो व्यवहार किया, उधार माल देके आपने सही किया है, अगर मालिक को ऐसा लगता है तो उस सिचुएशन में मालिक जिम्मेदार है। देन प्रिंसिपल इज लायबल if any loss is borne by third person due to the transaction। So यही समझना है रेटिफिकेशन क्या है। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट आर डन। एग्जांपल देख लेते हैं। आर विथआउट एस अथॉरिटी, आर विथआउट एस अथॉरिटी lends एस मनी टू बी। आर कौन है? एजेंट। मिस्टर आर ओवर ईयर एजेंट, मिस्टर एस इज ओवर ईयर प्रिंसिपल। आर जो है एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, एजेंट जो एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं, विथआउट प्रिंसिपल्स अथॉरिटी। बिना पूछे वो क्या कर रहा है? मनी किसके हैं? प्रिंसिपल के हैं, आर के नहीं। आर के हो तो बात ही अलग है। एजेंसी की अमाउंट है, प्रिंसिपल की, मालिक की अमाउंट है, और वो उसे उधार दे देता है, अमाउंट उधार दे देता है। थर्ड पर्सन इज बी।
एक तरीके से लोन दी है। सो इस तरीके से विथआउट कंसेंट, विथआउट अथॉरिटी काम किया एजेंट। अब टोटली एस पे डिपेंड करना है क्या करना है। अब मान लीजिए आफ्टरवर्ड्स एस एक्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम बी। अब यहाँ रेटिफिकेशन कब मिला है, कैसे मिला है, क्या पता चलेगा। एक तरीके से लोन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आर ने बिना पूछे प्रिंसिपल की परमिशन नहीं ली और थर्ड पार्टी को लोन दे दी, बी को लोन दे दी बिना पूछे, बिना कंसेंट लिए, यानी बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम किया है। ये अथॉरिटी आर के पास नहीं है, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार कर दिया ट्रांजैक्शन। लेकिन एस क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, ही एक्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम बी, थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। 1 लाख की लोन दी दी है और उस पर जो ब्याज बन रहा है, मान लीजिए 5,000 का ब्याज बन रहा है, तो ब्याज एक्सेप्ट कर लिया है एस ने, यानी इम्प्लाइड ट्रांजेक्शन हो गया। भले एस ने अथॉरिटी नहीं दी है, ना आर ने पूछा है, ना एस ने अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन एस ने इंटरेस्ट का अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया, तो इम्प्लाइड हो गया क्या कि उसे ये व्यवहार पसंद है। ये जो लोन की रकम दी गई है उसका रेटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल गया बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। तो यहाँ जो प्रिंसिपल का जो कंडक्ट है, जो उसका व्यवहार है, प्रिंसिपल्स कंडक्ट इम्प्लाइज रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन एस के व्यवहार से पता चल रहा है दैट ही इज वेरी हैप्पी विद द ट्रांजेक्शन, ही हैज एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उसे व्यवहार पसंद आया है, ब्याज भी मिल गया, ब्याज की रकम भी एक्सेप्ट कर ली प्रिंसिपल ने, मालिक खुश, एजेंट खुश, थर्ड पार्टी खुश। इस तरीके से इम्प्लाइडली एक तरीके से एजेंसी की रचना यहाँ पे भी हो सकती है। इस तरीके से अगर व्यवहार किया जाए तो यहाँ पे भी इम्प्लाइड रेटिफिकेशन मिल सकता है। एक्सप्रेस रेटिफिकेशन भी हो सकता है, इम्प्लाइड रेटिफिकेशन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल। एक्सप्रेस में प्रिंसिपल एक्सप्रेस कर देगा कि ठीक है आपने जो व्यवहार किया सही, और अगर एक्सप्रेस नहीं करता है तो इस तरीके से भी पता चल सकता है। चौथा मेथड देखते हैं, व्हाट इज द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड विद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज द फोर्थ मेथड। अब यहाँ पे जो होगा लॉ के हिसाब से काम होगा, कायदा बोलेगा, जो बोलना है कायदे से होगा। तो देखते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये आखिरी मेथड है, समझते हैं अच्छे से। अनदर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से भी एजेंसी की रचना हो सकती है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। वहां पे लीगली आपको ऐसा पता चल जाएगा कि भाई ये एजेंसी है और एजेंसी के अंदर ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है तो ये एजेंट है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा, लीगली पता चलेगा, ये लीगल एक्टिविटी ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन अ पार्टनरशिप इज फॉर्म, when a partnership is formed, every partner by operation of law, every partner by operation of law automatically becomes the agent of other partners. पार्टनरशिप फर्म जो है वो एजेंसी, एक तरीके से एजेंसी की रचना हुई है, और उस एजेंसी की रचना जो हुई है सर, हम इस फर्म को एक तरीके से प्रिंसिपल मानेंगे। पार्टनरशिप फर्म की रचना हुई है, वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, एक हो गया फर्म, फर्म हो गया प्रिंसिपल, और उसके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति है, हर एक पार्टनर जो है, एवरी पार्टनर, उसे हम एजेंट मानेंगे। ऑटोमेटिकली लीगली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यही माना जाएगा, द पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा माना जाता है। वैसे ही कंपनी की रचना की बात करें, ये तो पार्टनरशिप फर्म की बात हो गई। वैसे कंपनी की रचना करते वक्त जो प्रमोटर्स होते हैं, जो जिनके अंदर माइंड में पहला ख्याल आता है, उनको आइडिया आता है कि क्यों ना एक कंपनी खोली जाए। जो प्रमोटर्स होते हैं ना सर, वो जो कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति, उन्हें भी एक तरीके से एजेंट माना गया है। सिमिलरली द प्रमोटर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर देयर एजेंट्स। प्रमोटर्स को भी कंपनी के एजेंट्स माने गए हैं, और ये वो व्यक्ति है, दे आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज एन आइडिया ऑफ फ्रेमिंग और